नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी 2.0 में। चलिए आज आप लोगों के लिए सीटेट जनवरी 2024 एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें हम लोग करेंगे आज 21/2/2016 का क्वेश्चन, जिसमें करेंगे 21/2/2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 और क्लास 6 से क्लास 8 के लिए जो पेपर 2 होंगे, जो क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे, या आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के व्यू से आते ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के अगर 90 प्लस को नंबर आएंगे तो यहीं से आने वाले हैं। 90 प्लस नंबर आप लोगों को यहीं से मिलेंगे, क्योंकि इसमें हम पूरे 120 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 120 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। ज़्यादातर पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर पेपर है जो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ से अपलोड की गई वीडियो आपको आपके पास क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका है जो सर्वोत्तम और उचित वर्णन करता है। तो इसका देख लेते हैं। शिक्षा की भूमिका चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना। इसका क्या हो जाएंगे, चर्चाओं के अवसर को उपलब्ध करवाना, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा का हेतु यह आवश्यक है कि इसमें चर्चाओं के अवसर को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक क्या है, प्रवृत्ति हो गई, इसे कहा जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पौध से भिन्न होती है। उनकी सोच है जो क्या होती है, पौध से भिन्न होती है। वैकल्पिक धारणाएं कहने का तात्पर्य यह है कि पहचानना बच्चों की अपनी एक अलग सोच हो सकती है, जो पौध की सोच से अलग भी हो सकती है। पौध की सोच से क्या हो सकती है, अलग भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला जा रहा है कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे, तो विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। क्या करेंगे, उन्हें विविध प्रकार के कार्य करवाएंगे और उन्हें परीक्षण देंगे हम बच्चों के, क्योंकि उनके सीखने की विधि शैलियाँ होती है और कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली उसमें बच्चे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं और मंद बुद्धि के होते हैं। अतः उनके आकलन के लिए आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य एवं परीक्षण दिए जाए। इससे आसानी से विविधतापूर्ण शैलियों वाले बच्चे का आकलन हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में क्या करें, शेयर करें, क्योंकि ये सीटेट कोई कंपटीशन नहीं है, ये इसमें क्वालिफाई करना है, तो ताकि दूसरों बच्चों को इसमें क्या हो, इसमें सफलता हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग, और लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। निम्नलिखित आधारभूत का क्या सहायता है कि जब तक समस्या आ रहा है उसको जब तक सिखाना चाहिए तब तक शिक्षार्थी है ना, शिक्षार्थी है जो छात्र है जो स्वयं उसे ना करे, है ना, स्वयं उसे ना करें। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, उसे यह बताना है कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। उसे यह बताना है कि बार बार प्रयास द्वारा क्या करें, समस्या सावधान, कोई भी समस्या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अभिप्रेरणा और अधिगम। बोला जा रहा है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसमें कौन सा एक कथन सही है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में। तो इसका हो जाएंगे, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है। अधिगम बोला जा रहा है कि केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की इच्छा हो, अंतर्निहित उसमें इच्छा होती है ना, अंतर्निहित उसमें क्या होती है, इच्छा होती है। क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक थे जो वुडवर्थ, उनका क्या नाम था, वुडवर्थ के अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि नवीन ज्ञान और तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है, और यह केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है। चलिए हम लोग देखते हैं सत्य कथन। सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। बोला जा रहा है कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं हैं जो क्या देती है, सुविधा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। तो संवाद, है ना, बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, बात, है ना, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी समस्या हो उसके बीच संवाद के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, बच्चों के सीखने के लिए सक्षम बनाते हैं। निर्देशन से नहीं होंगे, व्याख्यान से नहीं होंगे, पुरस्कार देकर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस सीडीपी का क्वेश्चन है ना, जो सीडीपी का क्वेश्चन है जो आपको पूरे 30 में 30 नंबर आने वाले हैं। इससे आप लोग को पूरे 30 में 30 नंबर आ सकते हैं अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही को पहचानना है। तो विकास क्या है, विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास होता है जो क्या बोला जा रहा है कि भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, मतलब विकास अलग अलग गति से होता है, यानी उसके आनुवांशिकता और उसके पर्यावरण पे, है ना, आनुवांशिकता और पर्यावरण पे डिपेंड करता है, उसके हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है विकास। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
मध्य मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि की बात बोला जा रहा है। मध्य बचपन अवधि कितनी हो जाएंगे इसमें 6 वर्ष से कितने हो जाएंगे 11 वर्ष। मध्य बचपन अवधि कितनी हो जाएंगे 6 वर्ष से 11 वर्ष। हम लोग बात करते हैं गर्भावस्था या गर्भधारण से जन्म तक। गर्भावस्था होता है, जो गर्भावस्था होता है जो कितने से गर्भधारण से जन्म तक बोला जाता है ना। गर्भावस्था को गर्भधारण से जन्म तक, उसके बाद शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष है ना। जन्म से कितने वर्ष तक 5 वर्ष तक शैशवावस्था 5 वर्ष तक हो जाएंगे इसमें 5 वर्ष जन्म से 5 वर्ष। उसके बाद आते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था कितने हो जाएंगे 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। 5 से 12 बाल्यावस्था हो जाएंगे। किशोरावस्था 12 से 18 हो जाएंगे, या तो 11 से 18 भी होते हैं, कहीं कहीं 11 से 18 देखने को मिलेंगे, या 12 से 18 को हम लोग बाल्यावस्था बोलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण एवं घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि बोला जा रहा है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है ना। उसका किस तरह का आकार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना पे ही डिपेंड करता है। ये किसके द्वारा बताया गया है ना। चलिए इसको देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे कि ठीक नहीं है ना। क्या बोला जा रहा है कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वातावरण का क्या हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा प्रभाव सकता है। हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी उसका विकास में क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। बोला जा रहा है कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु है जो समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो इसका हो जाएगा सामाजिकरण। सामाजिकरण ही एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अनुसार बोला जा रहा है कि विकास किसके द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है, और उनकी भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, इसमें क्या हो जाएंगे भौतिक विश्व के साथ अनुभव का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूर्ण संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्ण संक्रियात्मक काल में जो आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता है, तो हो जाएंगे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की, दूसरे की दृष्टिकोण की समझने की, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास दूसरे के काल पूर्व संक्रियात्मक काल में बालक संकेंद्रित न होकर दूसरे के संपर्क में ज्ञान अर्जन करता है, अर्थात उससे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान बोला जा रहा है ठीक हुआ है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं मिलान। इसका क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी। बोला जाता है कि अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की, इसमें अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिविन्यास है ना। बोला जा रहा है कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है।
अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की अभिविन्यास है जो अच्छा बनकर कोई स्वीकृति को क्या करता है, प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? तो इसका हो जाएगा स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन करने के लिए भाषा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि इसमें वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। उनके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाइगोत्स्की जो थे, ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है और अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है तथा व्यक्तिगत विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव नहीं है। सामाजिक एवं और सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कच्चा कच। बोला जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कच्चा कच। तो इसका क्या हो जाएगा, कच्चा कच में। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसको हो जाएंगे लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त। बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता। समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो इसको कहेंगे शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा। शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। विविध प्रयोगों के साथ क्या होता है, उसमें संवेदनशीलता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भाषा पूछा जा रहा है कि भाषा। तो भाषा पर हम लोग चलते हैं। भाषा क्या है या भाषा के बारे में बताना है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है, ये नहीं होंगे। उसके बाद इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा है जो हमारी विचार प्रतिक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। कि विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृति जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे हम लोग भाषा बोलते हैं। भाषा हमारी विचार प्रतिक्रिया को क्या करती है, इसमें प्रभावित भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा 8 है ना, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला है। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला है, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है या बढ़ सकती है। इस प्रकार के चित्रण से क्या कर सकते हैं, बढ़ सकता है या बढ़ सकती है। तो लिंग रूढ़िबद्धता, इसका क्या हो जाएंगे, लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ सकती है इसमें, है ना। क्योंकि धारणा क्या बोला जा रहा है इसमें, किसी महिला और शिक्षिका घरेलू काम करने वाले रूप में दर्शाया जाना लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। लिंग रूढ़िबद्धता के अनुसार
महिला केवल घरेलू काम काज में ही सक्षम हो सकती है और डॉक्टर पायलट का पेशा केवल पुरुषों का है। ऐसे इसमें महिलाएं नहीं आ सकती है। तो एक तरह से क्या है, एक लिंग रूढ़िबद्धता है, क्योंकि ये अवधारणाएं पहले से चलती आ रही है कि जो लड़का या लड़कियां, मतलब लड़की है जो घर के काम ही करेंगे, लड़का है जो बाहर के काम करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लिंग रूढ़िबद्धता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है। इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? शिक्षार्थियों में बहुत सारे विभिन्नताएं होती है। इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता मानी जाती है? यानी ज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर क्या होती है? आधारित भिन्नताएं। उसके बाद भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको देखते हैं। इसमें हो जाएंगे 1 और 2, यानी दोनों सही है। इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। पहला क्या है, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, ये ठीक है। फिर भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं भी होती है। तो इसका क्या हो जाएंगे, 1 और दोनों सही हो जाएंगे। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती है, इसके लिए हम लोग दोनों कूट को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि केवल कागज़ पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। केवल है जो कागज़ पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, ये कैसा आकलन होता है? तो आकलन को सीमित कर देता है ना। केवल कागज़ पेंसिल से अगर किसी को हम आकलन करेंगे, है ना, किसी को हम परीक्षा लेंगे तो वो क्या करेंगे, आकलन को सीमित कर देगा, है ना। उसकी जांच को क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। केवल कागज़ और पेंसिल से हम जांच करेंगे तो मूल्यांकन करना एक क्या होता है, एक बृहद संकल्पना है जिसमें विभिन्न आयाम समाहित होते हैं। ऐसे में केवल कागज़ पेंसिल द्वारा किया गया आकलन सीमित कर देंगे। यह आकलन एक पक्ष को बताता है। यह आकलन है जो क्या करता है, एक ही पक्ष को बताएगा। क्वेश्चन नंबर 23। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है ना। बधिर मतलब जो सुन नहीं सकता। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि बोला जाए कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास क्या एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि, चलिए उसको देखते हैं। बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, है ना। बच्चों को उस स्थान पर बैठाएं जहां से शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पे देख सके। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकता है। एक शिक्षक है जो समाज के वंचित वर्ग, है ना, वंचित वर्ग का मतलब होता है जो वहाँ के लोग शिक्षा से मतलब दूर दूर तक परे हैं। बच्चों के समाज आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीकों से पूरा कर सकता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा कक्ष में के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। कक्षा कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार मतलब क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, बच्चे के अनुसार अपना शिक्षा कौशल को अपनाकर, है ना। बच्चों को किस रूप में भाषा का ज्ञान है, उसी रूप में हम लोग उस बच्चे को क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, है ना। उसी रूप में उसको हम बच्चों को समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके
पारिवारिक भाषा, उसके लिए क्या होती है, पारिवारिक भाषा उसका महत्वपूर्ण होता है ना। क्वेश्चन नंबर आता है 25 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। अधिगम निरोगता वाले बच्चे हैं, अधिगम निरोगता वाले बच्चे हैं, तो इसको आ जाएंगे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। जो अधिगम के कुछ पक्षों से क्या करते हैं, इसका संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए क्या करेगा, उसको प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसका हो जाएंगे उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर बच्चों को सृजनात्मक विचारों को हम लोग उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे हमेशा। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त। बोला उन्हें समावेशी शिक्षा मतलब एक समान शिक्षा, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। जो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या है, आशय है, वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते उसमें क्या होती है, अधिगमकर्ता को अपनी पहल तथा प्रयास, इसमें दोनों शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें सीखने के लिए प्रमुख माना जाए। तो अनुबंधन, इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। पियाजे तथा बायोगैस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, दोनों के अनुसार क्या है कि रचनात्मक कक्ष में अधिगम क्या होते हैं, इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है कि जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए आप लोगों को यहाँ से सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से इसमें बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान का एक अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन एक वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है ना। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। 32 पे आते हैं। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण या श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रण करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, तो हम लोग इसको बोलते हैं चक्र आरेख। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चक्र आरेख को चुनेंगे। पहला क्या है, एक वर्ष है, उसमें अल्प नियोजित है, पहले नियोजित है, फिर अल्प नियोजित है, फिर नियोजित ग्रामीण है, अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के अनुपात को हम चित्रण करना चाहेंगे तो उसको चक्र आरेख के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। शिक्षार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय में कला के माध्यम से
आकलन करने का सबसे उचित कारण को चुनना है। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे, यह अवधारणाओं का एक क्या है, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 पे। निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन, बोला जा रहा है कि भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? तो हो जाएंगे भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना। भूमंडलीय तापन पर चित्रों का क्या करना? कोलाज बनाना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया गया है? क्या बोला जा रहा है कि एक शिक्षक है जो शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और क्या कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें, उसका आकलन करें। और निम्नलिखित में से कौन सा आकलन है जो आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया गया है? कौन सा आकलन का प्रयोग है जो शिक्षक के द्वारा किया गया? तो इसका तो स्वयं का आकलन, इसमें क्या होगा? स्व आकलन। इसका क्या हो जाएंगे? इसमें स्व आकलन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 है ना, NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया गया है इसमें? तो हो जाएगा इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसमें क्या हो जाएगा? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा में आप किस मूल पर सबसे कम बल देंगे? निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा में आप किस मूल पर सबसे कम बल देंगे? तो इसका क्या हो जाएंगे? प्रतियोगितात्मकता है ना, प्रतियोगितात्मकता। ठीक है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? पाठ के अंत में आकलन, पाठ के अंत में आकलन करना। इसका क्या बोला? शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य पाठ के अंत में उसका क्या करना? मूल्यांकन करना या आकलन करना। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को क्वालिटी या कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39। क्योंकि जनवरी 2021 है ना, 21 जनवरी 2021 को 2024 को जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए क्या होंगे? अति ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है? प्रैक्टिस हो। अब प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोगों को चीज़ों क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39। मान लीजिए एक शिक्षक, बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में पढ़ाना है।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित है ना। लद्दाख जो क्या बन गया है, यूटी बन गया है ना, यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें उचित माना जाएगा। तो इसका प्रतीक अध्ययन विधि, इसका क्या बोलेंगे, इसमें प्रतीक अध्ययन विधि का है ना, प्रतीक के माध्यम से अध्ययन करवाएंगे, इसको हम लोग बोले प्रतीक अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर 40, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों जैसे इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। कौन सी विधि अधिक क्या प्रासंगिक है। तो स्रोत विधि, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, इसको स्रोत विधि के नाम से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। विद्यालय जीवन किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ है ना, विद्यालय के साथ साथ उनके लिए बाह्य वातावरण भी आवश्यक होती है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। बोला निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसका क्या हो जाएगा, वर्षा को है ना, वर्षा को सबसे अच्छे तरीके से हम दर्शा सकते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपगम को चुनिए। तो इसका सबसे उचित क्या हो जाएगा, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। वास्तविक स्थितियों के साथ बोला जा रहा है कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक है जो किस भाषा में लिखी गई थी। तो हो जाएंगे संस्कृत भाषा में। इसका क्या हो जाएंगे, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, सारनाथ। बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था तो हो जाएंगे सारनाथ। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। मूवेंदार मतलब संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। इसका हो जाएगा चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 47, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इसमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था। रामपुरवा है जो मिला है, जो राष्ट्रपति भवन में बनाया गया उत्कृष्ट पत्थर पे बना सांड, तो हो जाएंगे मौर्य काल में। इस किस काल में बनाया गया था, इसको मौर्य काल में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया है। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचार प्रस्तुत किया है। तो इसको रामानुज है ना, रामानुजाचार्य। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ इसका क्या होता है, उसमें ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में इसमें बोला जा रहा है कि
कौन से कथन सत्य है। चलिए सत्य कथन को हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। इसने क्या क्या किया था? जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह, क्या बोला? दिल्ली के आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित दो कथनों जैसे ए और बी विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका कथन के अनुसार ये सही है और बी क्या हो जाएंगे? इसका गलत हो जाएंगे। ए सही है और बी गलत। यानी क्या बोला कि बंदगा क्या था? विशेष गुलाम थे। एक बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 52। इन नाविकों में से किसने भारत का एक समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी ओर से प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी ओर से प्रस्थान किया था अटलांटिक महासागर को पार कर? तो इसको हो जाएंगे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी चौथी समुद्र यात्रा जो 1502 ईस्वी में 9 मई 1502 ईस्वी में पश्चिमी ओर से रास्ते से एशिया की खोज के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं क्या किया था? लिपि का प्रयोग किया था। तो हो जाएंगे चेर का। किसका हो जाएंगे? चेर। 1906 ईस्वी में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। 1906 ईस्वी में हुए सोंगाम संग्राम के विद्रोह का कारण पूछा गया है इसमें। तो इसका हो जाएंगे असम में आदिवासियों समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। असम में आदिवासियों समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया गया था। इसमें क्या किया था? औपनिवेशिक वन कानूनों का इसमें विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जा रहा है ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में आया था भारत में, जिसका विरोध किया गया था भारत के द्वारा। क्यों किया गया था? तो इसको देखते। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। निम्नलिखित में से जोड़ों को सही बनाना है। सही जोड़ों को मिलान करना है। सही जोड़ों को मिलान करना है। चलिए देखते हैं इसका सही जोड़ा क्या हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी 4, ए का 4, बी का 3 यानी 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2।
पहला हो जाएंगे 4, 3, 1 और 2। पहले ब्राह्मण समाज क्या हो जाएंगे, एक आंदोलन है एक तरफ सुधारक है। तो ब्राह्मण समाज के क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। ब्राह्मण समाज का केशव चंद्र सेन। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो ताकि दिखे आपको। यहाँ से ब्राह्मण समाज का हो जाएंगे केशव चंद्र, इसको फिर से मिलाइए, ब्राह्मण समाज का हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। युवा बंगाल आंदोलन किसके हो जाएंगे, युवा बंगाल आंदोलन, तो हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या क्या थे, 4, 3, 1, 2 फिर 1। उसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। एक मिनट, यहाँ से रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे। जो श्री रामुलु थे जे निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो इसका हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। इसका क्या हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के द्वारा। 58 पे आते हैं, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। तो ये हो जाएंगे मौलाना आज़ाद। इसका क्या हो जाएंगे, मौलाना आज़ाद, जो सभी धर्मों की बुनियादी एकता की हिमायती थे। इनका जन्म 1 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में एक भारतीय परिवार में हुआ था। मौलाना आज़ाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी नेता, कवि, लेखक, पत्रकार और फिर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 59। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश, मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जो कितने राज्य से होकर गुजरता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है ना। क्या क्या हो जाएंगे, गु रा, उसके बाद हो जाएंगे म, गु रा म छ, गु रा म छ। ठीक है, उसके बाद झा गुराम छम, है ना। यहाँ से करेंगे गुराम छम, फिर उसके बाद हो जाएंगे प, त्रि, पा के बाद त्रि, फिर मी, गुराम छम पत्रीमी। इसको याद रखना, गुराम छम पत्रीमी। गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा, मा से मिजोरम हो जाएंगे। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा माना गया। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 1 दिन होता है। इसी को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैनिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। एक तरफ वनस्पति के प्रकार है, एक तरफ पौधे की प्रजातियां हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसका हो जाएंगे ऑप्शन 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 के साथ इसको मैच करिए। 3, 4, 2 और 1। उष्णकटिबंधीय वन वो हो जाएंगे महोगनी। फिर 4 उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तो इसका क्या हो जाएंगे साल का वृक्ष। कंटीली झाड़ियाँ, तो इसका हो जाएंगे बबूल।
फिर मैनग्रोव वन, सुंदरी। ठीक है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे अंटार्कटिका में। मैत्री और भारत की दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान है जो निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो इसका क्या हो जाएंगे? अंटार्कटिका। 63 पे आते हैं। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दो कथन है, ए या बी, विचार कीजिए तथा सही उत्तर का इसका चयन करना। सही उत्तर का चयन करें। तो महासागरीय धाराएं, इसका क्या हो जाएंगे? ए या दो। ए सही है, इसका ए सही है। अब बी क्या हो जाएंगे? बी गलत है। ए सही है और बी गलत हो जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। उसमें जो गर्म महासागरीय धाराएं भू मध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ठीक है, और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है ना। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और किधर की ओर होती है? ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। यहाँ से भूमध्य रेखा है, इधर से होगी ध्रुवों की ओर, इस टाइप से प्रभावित होगी, ध्रुवों की ओर प्रभावित होगी। इसको बोलते हैं गर्म यानी उष्ण। ठीक है, बाकी शीत जो ठंडी है, महासागरीय धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर को जल ले जाती है। जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर क्या करती है? जल ले जाती है। ये क्वेश्चन तो गलत है, क्योंकि वे उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों से जल ले जाती है। इसमें क्या हो जाएंगे? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर इसमें जल ले जाएंगे। शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास से क्या बोला जा रहा है कि अभिप्राय है? इसका हो जाएंगे नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुबद्ध गतिशीलता। नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुबद्ध गतिशीलता। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाए, है ना। एक तरफ शैलों के प्रकार है, एक तरफ शैलों के प्रकार है, दूसरा उसका उदाहरण दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 के साथ इसको मैच करिए। 4 3 2 1 के साथ पहले इस यहाँ लिख देते हैं 4 3 2 और 1, यानी अंतर्वेदी आग्नेय शैल। अंतर्वेदी आग्नेय शैल, तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे ग्रेनाइट। फिर वही भेदी आग्नेय शैल तो हो जाएंगे बेसाल्ट। वही भेदी आग्नेय शैल बेसाल्ट। अब सादी शैल की बात करते हैं तो बलुआ पत्थर। अब सादी शैल हो जाएंगे बलुआ पत्थर। कायांत्री शैल संगमरमर। कायांत्री शैल क्या हो जाएंगे? इसका संगमरमर हो जाएंगे। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। बोला निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चीनुक स्थानीय पवन चलती है? निम्नलिखित क्षेत्र में किसमें चिनुक है जो स्थानीय पवन चलती है? तो इसका हो जाएंगे प्रेरी जो पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। अब प्रेरी है जो कहाँ पे चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। पवन रॉकी पर्वत जो है पूर्वी ढाल से कोलोराडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। इस हवा का औसत तापमान लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इसमें बर्फ़ पिघल जाती है और घास सूख जाती है। इस कारण इस पवन को हिम भच्छी भी कहते हैं इसको। 67 पे आते हैं। वायुमंडलीय पर्वतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? वायुमंडलीय परत में कौन सी परत है जो रेडियो प्रसारण होता है ना, रेडियो का प्रसारण, उसमें क्या करती है? सहायता। तो इसका हो जाएंगे मध्यमंडल। क्या हो जाएंगे? मध्यमंडल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म बोला जा रहा है? तो ये हो जाएंगे सिल्क का। जरी जो है ना कपड़ों में की जाती है ना, साड़ी, लहंगा, ये सारी चीज़ों में जरी का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है? जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है? तो विवृत खनन, इसको हम लोग बोलते हैं विवृत खनन विधि। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण माना गया है? तो लघु आकार का क्या हो जाएंगे? लघु आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72 पे, राजतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत? गलत कथन का सबसे पहले हम लोग चयन करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा गलत कथन? राज्य में राजा द्वारा लिए गए निर्णयों राजतंत्र में राजा द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये गलत है ना। इसमें प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, बट बोला जा रहा है सही क्या? राजा द्वारा लिए गए निर्णयों पर राजा को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, सही बात है। उसके बाद राजतंत्र में राजा द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते, ये भी सही हो जाएंगे। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा में ही निहित होती है, ये भी क्या हो जाएंगे? सही। हम लोग को गलत कथन चयन करना था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी, क्या हो जाएंगे इसका? कावेरी। 74 पे आते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त करता है। तो पति, पत्नी, पुत्र और पुत्रों तथा पुत्री या पुत्रियों को, है ना, पत्नी को भी, पुत्र या पुत्रों को या पुत्री या पुत्रियों को, है ना, सभी को समान अधिकार प्राप्त करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 पे। बोला जा रहा कि भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? तो इसका हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका क्या हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 76 पे। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन है, ए और बी, और सही उत्तर का चयन करना है इसका। तो इसका क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। यानी जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, ये गलत है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है, ये भी क्या हो जाएंगे? गलत। बोला जा रहा है कि जिला परिषद जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है तथा ग्रामीण पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता लेती है ना, जिला परिषद की सहायता लेती है, जनपद पंचायत का नहीं।
77 पद है। सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का इसका चयन करना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम को देखते हैं, ए और 2 इसमें दोनों गलत है, इसमें भी क्या है, दोनों गलत हो जाएंगे। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है, तो ये गलत है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है, ये भी गलत है। उसमें बोला जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। इसमें क्या होता है, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पे लागू होता है। 78 पे आते हैं, सुल्ताना का स्वप्न। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन माना है, तो रुकैया सखावत हुसैन। इसका क्या हो जाएंगे, रुकैया सखावत हुसैन। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी, ज्योतिराव फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन भी किया था इसने, है ना। इनके ज्योतिराव गोविंद फूले एक भारतीय समाज सुधारक थे और दार्शनिक क्रांतिकारी भी थे। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है, अपील की व्यवस्था का अर्थ है, इसका हो जाएंगे ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने होते हैं। ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने होते हैं। 81 पे आते हैं, सरकार के कार्यपाल का अंग से अभिप्राय है। सरकार के कार्यपाल का अंग से क्या है, अभिप्राय है। तो लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायित्व है। लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायित्व माना जाता है, सरकार की कार्यपाल का अंग। 82, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद है जो 22 सुनिश्चित करता है, तो गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार करने से बचने का अधिकार। 83 पे आते हैं, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। लोकसभा में सत्ताधारी का दल का मुखिया लोकसभा में पूछा जा रहा है, तो इसका मुखिया कौन होंगे, प्रधानमंत्री। इसका मुखिया प्रधानमंत्री। 84 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप ABC कथनों पर विचार करना है। ABC कथन पे क्या करना है, इसका विचार करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। A और C हैं जो सही हो जाएंगे, A और C क्या हो जाएंगे, सही। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 84, यानी A और C देखते हैं सही क्या क्या हो जाएंगे इसमें। अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, अपने वातावरण में लोगों का क्या है, अध्ययन है। उसके बाद C क्या हो जाएंगे, या अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन, या अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान। 85, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किसमें संबंधित विषय वस्तु क्या है, सम्मिलित है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से किसमें संबंधित विषय वस्तु क्या है सम्मिलित है? तो इसका हो जाएंगे अर्थशास्त्र। इसका क्या हो जाएंगे? अर्थशास्त्र। एटी 86 पे आते हैं। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प को चयन करना। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 86 तो हो जाएगा, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में क्या करता है? प्रोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 87 पे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्प को उचित कारण का चयन करना। तो इसका क्या हो जाएंगे? अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। 88 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि बोला जा रहा है राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। पूछा जा रहा है कि क्योंकि यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? तो इसका क्या हो जाएंगे? यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। यह केवल सहगामी पक्षों को इसमें सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ये अभिव्यक्ति पर विचार करना है। उसका सही उत्तर का चयन करना। तो केवल इसमें क्या हो जाएंगे? ए सही हो जाएंगे। इसका ये सही हो जाएंगे। यानी शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को आवश्यक सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 91। भाषा के क्वेश्चन, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोला जा रहा है कि इसमें भाषा का क्वेश्चन है। ठीक है। बच्चे के स्कूल भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में बच्चे के स्कूल भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो हो जाएंगे समरूपता, माने एक समान होना चाहिए, लगभग समरूपता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 92। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकिक रूप में है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकिक रूप में है। क्या है? हाव भाव के साथ एकांकिक पढ़कर सुनाएंगे। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर क्या करेंगे? सुनाएंगे। 93 पे आते हैं। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त माना गया? तो इसका हो जाएंगे, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से
अंतर संबंधित है। क्या है? दोनों अंतर संबंधित है। 94 पे आते हैं। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण किसको माना गया है? तो इसको आ जाएगा भाषा की परीक्षा। इसका क्या हो जाएगा? भाषा की परीक्षा। पद गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। तो सांस्कृतिक और साहित्यिक पद गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। 96 कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो उपयुक्त सभी समिति 1 और 3। इसका क्या हो जाएगा? कोई एक भाषा है जो सीमित 1 और 3 लिपियों या लिपि में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 97 पे आते हैं। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और होती है। तो इसका क्या हो जाएंगे? चेतन और स्वाभाविक। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा चेतन स्तर पर देखी जाती है और स्वाभाविक होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। क्वेश्चन नंबर 98 बोला जा रहा है कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। 99 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध क्या हो जाएंगे? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 100 भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह है जो हमारी सोच को भी क्या करती है? निर्माण करती है ना, निर्मित करती है। तो संप्रेषण के द्वारा, क्योंकि भाषा नियमों के द्वारा निर्धारित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी नियमित करती है। 101 पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को क्या कर रही है? संबोधित। 102 कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 8 के बच्चों के आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बोला जा रहा है? कि उसमें भाषा प्रयोग की क्षमता। उसका क्या होगा? उसमें भाषा प्रयोग की क्षमता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103 बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क ही परिणाम है, यह विचार किसका है? बच्चे की जो भाषा है समाज के साथ संपर्क ही परिणाम है,
यह विचार किसका दिया गया? तो चोम्स्की के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया ये विचार? चोम्स्की के द्वारा। 104 भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। रमेश 7वीं कक्षा में, एक मिनट, बोला जा रहा है कि रमेश है जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ने समय वह बार बार अटकता है, वह समझता है। तो क्या होगा? पढ़ने समय वो बार बार अटक रहा है, इसका हो जाएगा डिसलेक्सिया। इसका क्या हो जाएंगे? डिसलेक्सिया से संबंधित है वो। दिए गद्यांश 1 से 14 तक है, उससे सही क्या करना है? उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए गद्यांश को पढ़िए। बोला जा रहा है कि कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है? सोचने में सीखता का मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से लेकर कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से लेकर नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड के सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक है, जैसे बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, सांझ जैसे झनकार वाले, फिर तार लगी तुम्बी वाले भी कम नहीं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिजराब से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र करते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजाते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लिखित भारतीय वाद्य यंत्र के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। वही सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी बीना मिस्त्री सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्वान रही है, ठीक है। चलिए हम इसका उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर से आए हैं। कुछ भारत और कुछ बाहर के हैं, ठीक है। 107, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि संस्कृति में भी विद्वान है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो चीन, जापान और आदि संस्कृति में भी इसका विद्वान है? तो इसका हो जाएंगे बीना। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना। इसमें सत्य क्या हो जाएंगे? प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते, ये सही है। भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है, ये भी सही है। हम लोग को असत्य कथन का चयन करना है। असत्य क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है, ये क्या हो जाएंगे? असत्य। कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109,
गद्यांश के अनुसार सभ्यता, संस्कृति, इतिहास जानने में सहायक है ना। वाद्य यंत्र, इसका क्या हो जाएगा, वाद्य यंत्र। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से बोला जा रहा है कि भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से हैं तो विशेषण, इसका क्या हो जाएगा, विशेषण। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, तो प्रचलित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं तो हड़प्पा सभ्यता से, इसका क्या हो जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता। जन्म शब्द का समानार्थी है तो उत्पत्ति, जन्म शब्द का समानार्थी है तो उत्पत्ति। भूखंड शब्द में समास है, भूखंड शब्द में समास है तो तत्पुरुष समास। 15 से लेकर 120 तक क्वेश्चन गद्यांश काव्यांश दिए गए हैं, इसको पढ़िए, उत्तर देना है इसको पढ़कर। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। न अवरोध न कोई न बाधा कहीं, न अवरोध कोई न बाधा कहीं, न संदेश कोई न व्यवधान कोई, बहुत देर से है दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अज्ञानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, और धरा और गगन सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग उत्तर देते हैं। बोला जा रहा है कि कविता कोई कह रहा है कि धरती और आसमान उसके लिए, इसमें कवि को कोई कह रहा है कि धरती और आसमान उसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 116, कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है। कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए, वह शब्द कौन सा है। तो इसमें हो न अवरोध कोई न बाधा कहीं, न अवरोध कोई न बाधा कहीं। 170 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि इसमें कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। बोला जा रहा है कि कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, तो इसका हो जाएगा दिशाएं, इसका क्या हो जाएंगे, दिशाएं। उसके बाद आता है 118, अर्थ की दृष्टि से शेष भिन्न शब्द छाटिए, अर्थ की दृष्टि से शेष भिन्न शब्द को छाटना, तो इसका हो जाएंगे धारा, बाकी पथ राह डगर सब एक ही को बोलते हैं, धारा जो पानी की है वो अलग हो जाएंगे। कवि का विजय गीत कौन सा गा रहा है, कवि का विजय गीत है जो कौन गा रहा है, तो इसका हो जाएंगे आकाश, इसका क्या हो जाएंगे, आकाश। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। अगर वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, क्या हो जाएंगे, तो इसका सर्वनाम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सर्वनाम। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं, है ना, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए आप लोगों को मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद।